गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 3 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण के प्रावधान को समाप्त किया गया। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 331 के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन का सीटों के रिजर्वेशन का प्रावधान था, जिसे इस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। तो आपके ऑप्शन ए है 101 संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 102 संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 है 103 संविधान संशोधन और ऑप्शन 4 है 104वां संविधान संशोधन। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और ये चारों ही संविधान संशोधन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे रिसेंट हुए हैं। 1 से 2 वर्ष या 3 वर्ष के अंदर ये चारों के चारों संविधान संशोधन हुए हैं। तो वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। अभी आपको पॉज करके इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना है। देखो, फर्स्ट पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे डिस्कस करना है वो ये करना। गृह मंत्रालय ने CAA के नियम बनाने के लिए 3 माह का और समय मांगा। तो CAA जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। पहले ये न्यूज़ सुन लो कि न्यूज़ क्या है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था आज से 8 महीना पहले। और कोई भी एक्ट पारित किया जाता है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, उसके 6 महीना के अंदर जो है उस पर नियम बनना जरूरी है, राइट। तो उस पर अभी तक कोई नियम बना नहीं, कोई कायदा बना नहीं, कोई कानून नहीं बना है कि किस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को हम नागरिकता देंगे। तो कोई पर्टिकुलर उस पर नियम नहीं बना है। कोरोना को लेकर के ये समय एक्सटेंड किया जा रहा है और 3 महीने का और समय जो है मांगा गया है आपको कि इस पे नियम बनाने के लिए, राइट। अब चलते हैं कि CAA का बेसिक प्रोविज़न क्या है। देखो, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये पारित हुआ। तो जब भी कोई अमेंडमेंट एक्ट पारित होता है तो किसी ओरिजिनल एक्ट में अमेंडमेंट होता है। तो हमारे लिए जो ओरिजिनल एक्ट है वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 हमारे लिए ओरिजिनल एक्ट है और उसमें संशोधन किया गया है 2019 में। बेसिकली इसमें 2 संशोधन किया गया, 2 इंपॉर्टेंट संशोधन किया गया है। साधारणतः लोगों को एक संशोधन के बारे में जानकारी होता है, दूसरे के बारे में जानकारी नहीं होता। तो दोनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या संशोधन किया गया। पहला संशोधन ये किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, ये दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, चाहे हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया और ईसाई हो गया, इसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इसे नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। क्लियर है। लेकिन ये डेट, कट ऑफ डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कल के समय में कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से आ जाएगा उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुका हो और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, इन देशों में माइनॉरिटी हो, यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में माइनॉरिटी हो, यानी वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो और ईसाई हो, इसे भारत सरकार नागरिकता देगी। पहली बात। तो क्या नागरिकता का प्रोविजन सिर्फ इन लोगों के लिए है? क्या कोई मुस्लिम कल की डेट में पाकिस्तान से अगर इंडिया आया है तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। अदनाम सामी को आपने सुना होगा, वो मुस्लिम है, उसे इंडिया की नागरिकता मिली है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 का जो बेसिक प्रोविजन है वो ये है 11+1। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जो है इन 6 कम्युनिटी के लिए जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 5+1। अब आप पूछोगे कि 5+1 क्या होता है और 11+1 क्या होता है। तो विश्व के किसी भी देश के किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति अगर इंडिया आता है और इंडिया में 11 वर्ष रह चुका है पहले और पिछले 1 वर्ष से लगातार इंडिया में रह रहा है तो उसे नागरिकता मिलेगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। अदनाम सामी ऑलरेडी 12 वर्ष से अधिक से समय से इंडिया में रह रहे थे, इसलिए उसे नागरिकता मिली है।
तो किसी भी जाति धर्म कम्युनिटी का व्यक्ति 11+1 11 वर्ष इंडिया में पहले रह चुका है और पिछले 1 वर्ष से लगातार इंडिया में रह रहा है तो उसे नागरिकता मिलेगी। नागरिकता अधिनियम 1955 में ही प्रावधान था और आज भी ये प्रावधान है। लेकिन ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसे प्रताड़ित किया गया है इन देशों में, उनके लिए 5+1 किया गया, यानी पिछले 5 वर्ष से वो लगातार 5 वर्ष इंडिया में रह चुके हो और पिछले 1 वर्ष से इंडिया में लगातार रह रहे हो, कुल मिलाकर के 6 वर्ष इंडिया में रह चुके हो, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि 11+1 क्या होता है और 5+1 क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 5+1 सिर्फ ये जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ये जो 6 कम्युनिटी है इसके लिए लाया गया है 5+1, यानी 6 वर्ष वो व्यक्ति इंडिया में रह चुका है। अब देखो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को उपरोक्त लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत छूट प्रदान करनी होगी, क्योंकि वर्ष 1920 का अधिनियम विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने के लिए बाध्य करता है, जबकि 1946 का अधिनियम विदेशियों को प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। अब दो बातें हैं यहाँ पे। एक व्यक्ति जो है, मान लो इन कम्युनिटी के लोग हैं जो प्रताड़ित होकर के इंडिया आए, और दूसरा घुसपैठ के तौर पे इंडिया आया, तो दोनों की पहचान कैसी होगी? तो ये पहचान भी इसी दोनों एक्ट के तहत होगा। एक एक्ट का नाम है विदेशी अधिनियम 1946 और दूसरे का नाम है पासपोर्ट अधिनियम 1920। राइट। इन दोनों के तहत पहचान होगा कि कौन घुसपैठी हैं और कौन शरणार्थी हैं। शरणार्थी को हम नागरिकता देंगे, घुसपैठी को हम नागरिकता नहीं देंगे। अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता संबंधी उपरोक्त प्रावधान में 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पे ये लागू नहीं होगा। यानी इन आदिवासी क्षेत्रों में अगर कोई आके बसता है जो 6ठी अनुसूची में शामिल है तो वहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी। पहला प्रोविजन तो आपने समझ लिया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में क्या पहला प्रोविजन किया गया। सेकेंड प्रोविजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्या है सेकेंड प्रोविजन? कि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा केंद्र सरकार OCI कार्ड धारक के पंजीकरण को निम्नलिखित आधार पर रद्द कर सकती है। तो सेकेंड प्रोविजन है कि OCI कार्ड के आधार पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके पंजीकरण जो होता है इसको किस तरह से निरस्त किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, अमेरिका को उसको नागरिकता मिल गया है, लेकिन उसका लगातार इंडिया में आना जाना रहता है, तो ऐसे कंडीशन में उसे कार्ड मिलता है जिस कार्ड का नाम है OCI कार्ड। और इस कार्ड के द्वारा अगर वो एयरपोर्ट पे आता है तो उसे काफ़ी तरह की छूट दी जाती है, उसकी चेकिंग उतनी नहीं होती है, इंडिया में एक लिमिट समय से अधिक वो रह सकता है। तो ये वैसे लोगों के लिए है जो विदेश की नागरिकता मिल चुका है जिसे, और भारत लगातार वो काम के सिलसिले में आते रहता है, भारत लगातार व्यापार के सिलसिले में आता रहता है, तो उसे OCI कार्ड मिलता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन इस कार्ड में, इस संशोधन में एक बदलाव किया गया है कि OCI कार्ड में आपकी पंजीकरण रद्द किया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि OCI कार्ड के पंजीकरण को रद्द करने का प्रावधान जो नागरिकता अधिनियम 1955 में था वो क्या था, और उसके बाद हम देखेंगे कि 2019 में उसमें क्या जोड़ा गया। तो 55 में था कि यदि व्यक्ति धोखाधड़ी का कोई मामला आता है किसी व्यक्ति पे, जिसके पास OCI का कार्ड है उस पर धोखाधड़ी का मामला आता है तो उसकी नागरिकता रद्द होगी। दूसरा है कि यदि पंजीकरण के 5 साल के भीतर OCI कार्ड को 2 साल या उससे अधिक की सजा अगर होती है तो उसका कार्ड रद्द किया जाएगा। तीसरा ऐसा होता है कि अगर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तो उसका कार्ड रद्द किया जाएगा। और ये प्रावधान जो है CA 2019 में जोड़ा गया है कि OCI कार्ड धारक के पंजीकरण को रद्द करने के लिए एक और आधार जोड़ने की बात कही गई है, जोड़ा गया है कि भारत सरकार के अधिसूचित किसी कानून का व्यक्ति अगर उल्लंघन करता हो, जिसके पास OCI कार्ड है वो अगर भारत सरकार के किसी एक्ट का उल्लंघन करता हो तो उसकी नागरिकता रद्द की जाएगी। नागरिकता नहीं, OCI कार्ड रद्द की जाएगी, उसकी OCI कार्ड रद्द की जाएगी, क्योंकि नागरिक तो वो इंडिया का ऑलरेडी नहीं है, नागरिक तो वो विदेश का, नागरिक तो वो अमेरिका का है, तो इसकी OCI कार्ड रद्द की जाएगी। तो ये बेसिकली 2 प्रावधान किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में।
पहला तो ओसीआई कार्ड के रद्द करने के संबंधी प्रावधान था और दूसरा प्रावधान था 5+1। देखो एक बार इसको देख सकते हैं कि टकराव वाले सभी क्षेत्रों से चीन पूरी तरह से हटाए अपने सैनिक। हालांकि अभी अपने पूरी सैनिक चीन हटाया है, ये दैनिक जागरण कह रहा है। अन्य सोर्सेज से मैंने पता किया है, चेक किया है इंटरनेट पे कि अभी तक पूरी सैनिक अपना चीन नहीं हटाया। यह बहुत सारा न्यूज़ पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। देखो आपको ये समझना होगा कि 1962 का जो वार हुआ था, भारत को 1962 के वार से भी सीखना होगा। 1962 में भी इसी तरह से टेंशन क्रिएट किया गया था बॉर्डर पे। जैसे मान लो ये इंडिया का बॉर्डर है, इधर इंडिया है और इधर चीन है, और 1962 के समय में भी इसी तरह का न्यूज आ रहा था कि जो है चीन की सीमा से पीछे चले गए हैं चीनी सैनिक, सीमा से पीछे चले गए हैं चीनी सैनिक। ये 1962 में भी जो है चर्चा में था, न्यूज में आया था, और अचानक जो है फिर चीन के सैनिक इंडिया पे हमला कर दिया। तो हमें ये सीखना होगा कि अगर चीन पीछे हट रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। हमें अधिक सजग रहने की ज़रूरत है। 1962 फिर से रिपीट ना हो, फिर से चीन इंडिया पे हमला ना करे। उससे बढ़िया है कि हम सजग रहें, राइट। और दूसरा जो है, इसको भी एक बार आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे मुझे समय नहीं मिल रहा है। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं एक डिटेल से वीडियो लाऊंगा। हालांकि परसों मैंने डिस्कस किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बेसिक प्रोविजन। इसको भी पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रोविजन पे जिक्र है, चर्चा है। ओके, मुझे जो डिस्कस करना है ये एसपीजी एक्ट को लेकर के करना। एसपीजी ने 200 कर्मचारी को उसके मूल संगठन में वापस भेजा। कोई इशू नहीं है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, एसपीजी मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीछे काला चश्मा पहन के कुछ व्यक्ति रहते हैं, कुछ कमांडो रहते हैं जिसका नाम है एसपीजी। और जितने भी सैन्य बल है, उस सैन्य बल से जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उसका चुनाव किया जाता है एज ए एसपीजी के तौर पे, जो प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति तथा अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है। देखो ये चर्चा में क्यों है उसको भी आपको समझना होगा। ये चर्चा में इसलिए है कि 2019 से पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी एसपीजी की सुविधा मिलती थी। तो सरकार ने इसमें संशोधन करके इन लोगों की सुरक्षा समाप्त कर दिया। आई रिपीट, सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की और प्रियंका गांधी जी की सुविधा, एसपीजी सुरक्षा सुविधा को समाप्त कर दिया गया है। एसपीजी एक्ट में 2019 में संशोधन किया गया। इसलिए थोड़ा सा बेसिक हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में एसपीजी के बारे में आपसे पूछ दें। एसपीजी यानी ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो इसका थोड़ा सा हम इतिहास देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो गृह मंत्रालय सुरक्षा श्रेणी से संबंधित यह निर्णय इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ जैसे खुफिया विभागों के इनपुट के आधार पर लेता है कि किसकी सुरक्षा होनी चाहिए, कितना सुरक्षा होनी चाहिए। ये सारा का सारा डिसीजन गृह मंत्रालय लेता है। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है तो उसके बाद उच्च पद पे बैठे व्यक्तियों की सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर की, किसी देश की प्राइम मिनिस्टर की अगर मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तब निश्चित तौर पे उच्च पद पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी को लेकर के 1985 में बिरबल नाथ समिति बनी थी। एक समिति बनी थी जिसका नाम है बिरबल नाथ समिति, और इन्होंने रिकमेंड किया था कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, एसपीयू के गठन की इन्होंने रिकमेंड किया था, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। और इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पे 1985 में, आई रिपीट 1985 में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पहले बना, और उसके बाद जा करके इसका नामकरण चेंज करके स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप किया गया। 1988 में एक्ट के द्वारा इसे शक्ति प्रदान की गई, अधिनियम बना दिया गया। 1988 में संसद में एसपीजी को लेकर के एक्ट बना दिया गया है, और 1988 में जो एक्ट हुआ उसे संशोधन किया गया 2019 में।
क्लियर है। 1988 में एसपीजी को लेकर के एक्ट बनाया गया और 1988 में जो एक्ट बनाया गया उसको संशोधन किया गया है 2019 में। प्रारंभ में भारत के प्रधानमंत्री को ही एसपीजी की सुरक्षा मिलती थी, परंतु राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में एक्ट में संशोधन किया गया और पूर्व प्रधानमंत्री और उसके परिवार को भी एसपीजी की सुरक्षा दी जाने लगी। क्लियर है। राजीव गांधी की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद जो उसके पूर्व प्रधानमंत्री जो है और उसकी जो फैमिली है उसको भी एसपीजी के तहत सुरक्षा दी जाने वाली थी या दी जा रही थी, और इसी प्रावधान के तहत सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को भी एसपीजी की सुरक्षा मिल रही थी। सरकार ने इसमें संशोधन किया 19 में, और अब जो है इस बिल के तहत या इस एक्ट के तहत केवल प्रधानमंत्री को और उसके परिवार जो उनके साथ आधिकारिक निवास में निवास करते हो, ऑफिशियल जो उनका ऑफिस हो, ऑफिशियल जो उनका रेजिडेंट हो, वहाँ पे जो निवास करते हो उनके साथ में को एसपीजी सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हीं को एसपीजी दिया जाएगा और उनके साथ जो उनके रिलेटिव हैं, उसके जो फैमिली है जो उनके साथ उनके ऑफिशियल आवास में निवास करते हैं, सिर्फ उनको, और प्रधानमंत्री के अतिरिक्त विशेष व्यक्ति को भी यह सुविधा नहीं दिया जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति को यह सुविधा नहीं दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री पद के हटने के 5 वर्ष के बाद भी यह सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। क्लियर है। तो अब ये क्या गया है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे उसको मिलेगा सुरक्षा, वो उनके जो फैमिली हैं जो उनके साथ उनके रेसिडेंट में निवास करते हैं, जो ऑफिशियल रेसिडेंट है, उनको मिलेगा। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर अगर मान लो हट जाएंगे अपने पद से तो उसके 5 वर्ष तक भी ये सुविधा मिलेगा, 5 वर्ष के बाद ये सुविधा उनसे ले ली जाएगी। तो इतना बेसिक प्रोविजन किया गया है इस एक्ट के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये न्यूज़ पे लगातार मेरी चर्चा रही, मेरी नज़र है, और इस पर जब भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुविवाह, निकाह, हलाला को चुनौती देने वाली याचिकाओं पे जल्द सुनवाई होगी, और मैं भी चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले, बहुविवाह को लेकर के, निकाह, हलाला को लेकर के एक कॉन्क्रीट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले। तो इस न्यूज़ पे हमारी नज़र रहेगी। कृषि सुधार के प्रावधान कई राज्यों को पसंद नहीं। मैंने आपके साथ बताया कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है, राज्य सूची के तहत आता है। और राज्य सूची के तहत अगर राज्यों से सहमति नहीं ली गई किसी कानून को बनाने में केंद्र सरकार के द्वारा, तो ऐसे कंडीशन में ये इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, इसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी भी राज्यों की है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ। तो सबसे पहली प्रोविजन देखो कि आखिर इशू क्या है। इशू ये है कि सरकार ने कुछ दिन पहले एक अध्यादेश लेकर आई, और इस अध्यादेश के तहत, इस अध्यादेश का नाम है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020। इस अध्यादेश के तहत सरकार ने 3 बेसिक प्रोविजन किया। सरकार ने पहला काम किया कि एपीएमसी एक्ट, जिसे मंडी एक्ट भी कहा जाता है, उसमें सुधार किया। सरकार ने दूसरा काम किया है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सुधार किया। और सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि जो एक्ट था, इसमें इम्प्रूवमेंट किया। ये तीनों में सरकार ने इम्प्रूवमेंट किया। लेकिन राज्यों को दिक्कत है, कई ऐसे राज्य जहां केंद्र में जो सरकार है, जिस सत्ता की सरकार है या जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्यों में उनकी अगर सरकार नहीं है तो वहां ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और कृषि को लेकर के सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा अगर इशू लिखना हो आपको तो आप लिख सकते हैं कि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है, और स्टेट लिस्ट का विषय है, इसलिए सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, समन्वय की कमी है, जो कृषि की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। तो उसी को लेकर के बेसिक प्रोविजन किया गया है। अध्यादेश के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और अध्यादेश को जो 3 महत्वपूर्ण एक्ट में संशोधन किया गया है, मंडी एक्ट में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में, उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए।
देखो आर्टिकल 370 को जो रिमूव किया गया वो 5 अगस्त 2019 को किया गया था और अब 5 अगस्त फिर आने वाली है, तो इसलिए लगातार और डेली आपको पेपर में आर्टिकल 370 के बारे में मिल जाएगा। तो आज एडिटोरियल में दिया हुआ, हम एडिटोरियल में डिटेल से डिस्कस कर देंगे। ओके, देखो ये न्यूज़ जो है और इसके अलावा ये भी है, ये दोनों ही आर्टिकल 370 को लेकर के दिया हुआ। तो आर्टिकल 370 पे एक बार फिर से हम डिटेल से डिस्कस कर देते हैं। डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली बात कि सरकार ने जो है 5 अगस्त 2019 को सरकार एक एक्ट लेकर आई। एक पहले बिल लाया था, बाद में वो एक्ट बना। इस एक्ट का नाम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। भारत की संसद के द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया है। राष्ट्रपति ऑलरेडी इस पर साइन कर चुके हैं, इसलिए ये एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया। बिल और अधिनियम में क्या अंतर होता है पता है? बिल यानी विधेयक। विधेयक को लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है नॉर्मली। पहले ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया जाता है, और जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति का फाइनली साइन हो जाए और उसके बाद जो है बिल एक्ट के रूप में बदल जाता है, एक्ट के रूप में तब्दील कर जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। तो इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बांटा गया, यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, संघ राज्य क्षेत्र में बांटा गया, केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जम्मू कश्मीर में क्या होगा कि विधानसभा का प्रोविजन किया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, इसका मतलब मुख्यमंत्री का पद भी होगा। जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा है और दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद भी है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भी होगा, एमएलए भी चुनाएगा। लेकिन लद्दाख में ऐसा नहीं किया गया। लद्दाख पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी है। जिस तरह से हमारे पास चंडीगढ़ है, पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार उसको अधिशासन करती है, उसी तरह से लद्दाख पे केंद्र सरकार अधिशासन करेगी। तो बेसिकली 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है। एक में आपको विधानसभा दिया गया है, एक में विधानसभा नहीं दिया गया है। एक में विधायक चुने जाएंगे, एक में विधायक बिल्कुल नहीं चुने जाएंगे। एक में मुख्यमंत्री होगा, एक में मुख्यमंत्री नहीं होगा। आर्टिकल 370 जो है ये एक तरह से जम्मू कश्मीर का संविधान है। आर्टिकल 370 भारत के संविधान में जोड़ा गया, एक अस्थायी प्रोविजन के तौर पे जोड़ा गया 17 अक्टूबर 1949 को, और इसके द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से संविधान की बात की गई। और इस संविधान का जो जम्मू कश्मीर के संविधान है, इसका प्रारूप तैयार किया था एन गोपाल स्वामी अयंकर द्वारा। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को यह सिफारिश करने का अधिकार था कि भारत की संविधान की कौन सी अनुच्छेद राज्य में लागू हो, यानी भारत का कौन सा एक्ट राज्य में लागू होगा, ये भी जम्मू कश्मीर डिसीजन ले सकता था। आरटीआई जैसा एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसा एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। फूड सिक्योरिटी जैसा एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। तो केंद्र सरकार का, भारत सरकार का कौन सा एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये दोनों ही प्रावधान आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर की जो संविधान है, या जम्मू कश्मीर को कह सकते हो जो संविधान है, वो डिसीजन लेती थी। राइट। अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 की उपज है और जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पे 1954 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के माध्यम से इसको संविधान में इनबिल्ट किया गया था। आर्टिकल 35A राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बाद भारत के संविधान में इनबिल्ट किया गया। और आर्टिकल 35A में क्या है कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रोविजन है। जम्मू कश्मीर में जो है, आप जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं वो वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर की महिला अगर किसी बाहरी व्यक्ति से, किसी अन्य स्टेट के व्यक्ति से अगर शादी करती है तो उसका जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के वो नागरिक नहीं होंगे। तो इस तरह का काफ़ी प्रावधान किया गया आर्टिकल 35A में। बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। जम्मू कश्मीर के
जो महिला थी जो किसी अन्य स्टेट के पुरुष के साथ अगर शादी करती थी तो उसका जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाता था, राइट। अभी जो आर्टिकल 370 में निर्णय लिया गया, उस निर्णय से क्या होगा कि आर्टिकल 370 का केवल खंड 1 लागू होगा और शेष खंड समाप्त हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 370 पूरी तरह से समाप्त हो गया। भारत के संविधान में अभी भी आपको आर्टिकल 370 दिखेगा, लेकिन आर्टिकल 370 के द्वारा ही जम्मू कश्मीर को दिया गया स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार अब नहीं होगा, एकल नागरिकता होगी। जम्मू कश्मीर का अलग नागरिकता होता था और इंडिया का, भारत का अलग नागरिकता होता था। तो अब एकल नागरिकता होगी, एक राष्ट्र एक ध्वज होगा। जम्मू कश्मीर का अलग ध्वज था, इंडिया का अलग ध्वज था, तो एक राष्ट्र एक ध्वज होगा। आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपात जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। जो वित्तीय आपात है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। हालांकि आर्टिकल 360 का प्रयोग आज तक एक बार भी भारत में नहीं किया गया। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर का विधानसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्ष का होता था, अब 5 वर्ष का होगा। आरटीआई और ह्यूमन राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू होगा। तो ये सारा का सारा प्रोविज़न किया गया है जम्मू कश्मीर को लेकर के। जो आर्टिकल 370 के प्रोविज़न को एबॉलिश करने से जम्मू कश्मीर को फैसिलिटीज़ मिल रही है, ये मिलेगी। अब देखो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या। आपसे हमेशा एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट आपको जानकारी होना चाहिए किसी भी चीज़ का, तभी जाकर के आप एक क्रिटिकल आंसर लिख सकते हैं। तो पहला तो पॉजिटिव पॉइंट है ये कि संघ सूची का कानून राज्य में भी लागू होगा। आरटीआई जैसा कानून, फूड सिक्योरिटी जैसा कानून, जो भारत का कानून है, महत्वपूर्ण कानून है, वो अब जम्मू कश्मीर में लागू होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट क्यों होगा? क्योंकि जो बाहरी कंपनी अब जम्मू कश्मीर में जाकर लैंड खरीद सकती हैं, और लैंड अगर खरीदेगी तो उसके बाद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जम्मू कश्मीर का, लोगों को रोजगार सृजन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। काफ़ी इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन जम्मू कश्मीर के लिए किया जा रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, यानी कल के डेट में कोई महिला अगर किसी बाहरी व्यक्ति से शादी कर लेती थी, किसी अन्य स्टेट के लोगों से शादी कर लेती थी, तो उसकी नागरिकता चली जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। तो जम्मू कश्मीर की महिला सशक्तिकरण ये भी बढ़ेगा। और वाल्मीकि समुदाय 1957 में जो जम्मू कश्मीर में आए थे, और पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को भी नागरिकता मिलेगी, और मिल भी रहा है। इधर 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि वाल्मीकि समुदाय जो पंजाब के क्षेत्र के आसपास से के थे, जो जम्मू कश्मीर में जाके बसे, और जम्मू कश्मीर में जो बड़े लोग थे, जो रईस लोग थे, उसके यहाँ नौकरी करने का काम, उसके यहाँ खाना बनाने का काम ये समुदाय करते थे। और सोचो 1957 से वो लोग जम्मू कश्मीर में आज तक रह रहे हैं और उनको नागरिकता नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान से आने वाले लोग थे, जो पाकिस्तान जा कर के रिटर्न हो गए, उसको भी नागरिकता आज तक नहीं मिला था। जो इस एक्ट के आने के बाद, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के आने के बाद, उसे नागरिकता मिल रही है वर्तमान में। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट भी क्या कुछ हमारे पास है? बिल्कुल है। पहला तो है कि कानून को पूर्ण रूप से फॉलो नहीं किया गया। हुआ क्या था कि जिस समय में ये पुनर्गठन अधिनियम आया था, जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है वो स्थगित थी। तो ऐसे कंडीशन में जम्मू कश्मीर के विधानसभा से राय नहीं लिया गया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की जगह राज्यपाल से राय लिया गया, राइट। तो मेजर तौर पे आप कह सकते हो कि कानून के जो पूर्ण रूप से जो है फॉलो करना चाहिए था, जम्मू कश्मीर की विधानसभा से राय लेना चाहिए था, वो राय नहीं लिया गया। लोगों की राय ली जानी चाहिए थी, लोगों का भी व्यापक राय नहीं लिया गया। ये नेगेटिव पॉइंट है। और साथ ही साथ एक अन्य नेगेटिव पॉइंट है आर्टिकल 371। तो जिस तरह से आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को समाप्त किया गया, आर्टिकल 371 के तहत जो राज्य हैं, आर्टिकल 371A के तहत असम, नागालैंड है, उसके तहत बहुत सारा राज्य है, जैसे अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, बहुत सारे राज्य हैं।
तो इन राज्यों को जो स्पेशल स्टेटस मिला है आर्टिकल 371 के तहत, इन्हें भी डर है कि आर्टिकल 370 के तहत जिस तरह से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस समाप्त किया गया है उस तरह से हमारा स्पेशल स्टेटस समाप्त नहीं किया जाए, तो इसको डर है। और उस समय में लगातार जो है, जिस समय में इसको एबॉलिश किया गया था उस समय में मुझे याद है कि सिक्किम जैसा राज्य लगातार आवाज़ उठा रहा था कि हमारे साथ ऐसा ना किया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 370 का क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव प्रोविजन है, और साथ ही साथ आर्टिकल 370 के तहत क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्या किया गया है, आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। यहाँ पे उसी न्यूज़ को लेकर के चर्चा है। बिजनेस पेज पे आज हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं है, बस ये एक बार देख लेना। अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा देश, नई योजना को सरकार की मंजूरी। तो एमएसएमई इंडस्ट्रीज इसके लिए नई योजना ला रही है। अगरबत्ती जैसे उद्योग पे हम सोचो डिपेंड नहीं थे, हम चीन से मंगाते थे, तो अब सरकार इस पे कम से कम आत्मनिर्भर बनेगी। तो इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं। देखो, नेपाल लिपू लेक तक निगरानी करेगा, काला पानी और लिपू लेक तक निगरानी करेगा नेपाल। सबसे पहले मैं मैप पे लेकर चलता हूँ आपको। देखो ये मैप है, ये जो है ये लोकेशन है, ये लोकेशन इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड लोकेशन है। हालांकि ये लोकेशन भारत का अभिन्न अंग है। भारत की जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का ये पार्ट, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो नदी है, ये जो बह रही है, ये नदी आपको समझना होगा, ये नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस नदी का नाम है काली नदी या महाकाली नदी। तो 1813 ईस्वी में भारत और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी और भारत में उस समय में कौन थे? अंग्रेज थे। तो अंग्रेज और तत्कालीन नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी और इस संधि में कहा गया था कि ये जो नदी है, इस नदी का जो पूर्वी पार्ट है, ये पार्ट ये नेपाल में रहेगा और इस नदी का जो पश्चिमी पार्ट ये आपको इंडिया में रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको जानकारी होना चाहिए कि महाकाली नदी के पूर्वी भाग में नेपाल होगा और पश्चिमी भाग में इंडिया होगा। ये किस एक्ट के द्वारा, किस संधि के द्वारा कहा गया? ये 1813 में सुगौली की संधि हुई थी। 1813 में सुगौली की संधि हुई थी। आई गेस लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय में भारत का वाइसराय था या गवर्नर जनरल था, राइट, बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये अब देखो उस समय में क्या हुआ कि ये सब जो क्षेत्र है ये काफ़ी पहाड़ी एरिया, तो उस समय में लोग जो है जहाँ तक गए, मान लो उस समय में लोग यहाँ तक गए और इसके ऊपर नहीं गए, तो ऐसी कंडीशन में उस समय में पूरा मैपिंग नहीं हो पाया था। और मैपिंग जो है आज के समय में, जब हमारे पास काफ़ी जैसे यंत्र हैं, हमारे पास काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम एग्जैक्टली सोर्स का पता लगा सकते हैं कि नदी का एग्जैक्ट सोर्स कहाँ है, तो आज जो है ये डिस्प्यूट का मैटर फिर से क्रिएट हो गया। तो पहले जो है एग्जैक्ट सोर्स का पता नहीं था, अब देखो डिस्प्यूट क्या हो रहा है। डिस्प्यूट ये हो रहा है कि भारत सरकार का कहना है कि जो नदी का ग्लेशियर है वो ग्लेशियर यहाँ के आसपास है, तो ग्लेशियर से नदी का जो एग्जैक्ट सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स है, वो ग्लेशियर होता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी यहाँ से एग्जैक्टली आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यहाँ से पानी यहाँ नीचे जाता है, राइट। नेपाल सरकार इसको मान नहीं रही है। भारत सरकार का कहना है कि जो नदी है, नदी के पूर्वी भाग में आप हैं, पश्चिमी भाग में हम हैं, ठीक है, लेकिन नदी का जो एग्जैक्ट ओरिजिन है वहाँ से विभाजन होना चाहिए। और नदी का एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है? वो है ग्लेशियर। एग्जैक्ट ग्लेशियर से डिवाइड होना चाहिए, जिसको नेपाल सरकार मानने से मना कर रही है। तो आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एक तो लिपू लेक है, दूसरा काला पानी ये है, तीसरा लिम्पियाथुरा ये है। इस तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी नेपाल को लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है,
इंटरनेशनल पेज पे भी आज हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चलिए, हमारे पास इतना ही न्यूज़ था, क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। अब देखो क्वेश्चन क्या था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये किया गया, एंग्लो इंडियन के आरक्षण के प्रावधान को समाप्त किया गया। भारत के संविधान के आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकती थी लोकसभा में, और 333 के तहत राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता था विधानसभा में। इन दोनों प्रोविज़न को भारत के 104 संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। तो इसका आंसर डी हो गया। 104 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त किया गया है, एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न समाप्त किया गया। अब देखो 101 क्या था। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 102 जो संविधान संशोधन है वो नेशनल बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। 103 संविधान संशोधन जो है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है, और 104 संविधान संशोधन वो संबंधित है एंग्लो इंडियन के प्रोविज़न को, एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त करने से, और साथ ही साथ SC ST के लोकसभा में और राज्य विधानसभा में आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई 10 साल। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।